छठे विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे लिए गौरव का दिन है कि पूरा विश्व भारत की इस ऋषि परंपरा को निर्विवाद रूप से स्वीकार कर और हमारा अनुसरण कर रहा है। भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि हम पश्चिम की नकल करते हैं, दूसरे देशों की नकल करते हैं। आज ये योग की विधा पूरा विश्व हमारी नकल कर रहा है। हमारी ऋषि परंपरा को इन्होंने स्वीकार किया। विश्व योग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 2014 सितंबर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विश्व योग दिवस का प्रस्ताव रखा। दिसंबर 2014 में पूरे विश्व ने 199 देश और 177 सहयोगी देशों ने निर्विवाद रूप से विश्व योग दिवस को स्वीकार किया और हमारी ऋषि परंपरा को स्वीकार किया। प्रथम विश्व योग दिवस 21 जून 2015 को, प्रथम विश्व योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व ने विभिन्न जाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म के लोगों ने इस योग की विधा को स्वीकार कर और पूरे विश्व में योग दिवस मनाया गया। इसलिए हम सबके लिए ये गौरव का दिन है कि हमारी इस विधा को पूरे विश्व ने स्वीकार किया। वर्तमान कोरोना महामारी के प्रसंग में आज का विश्व योग दिवस केवल ऑनलाइन घर पे बैठकर करने के लिए रखा गया है। आज हम कोरोना महामारी में योग किस प्रकार लाभकारी है, इस पर चर्चा करेंगे। योग हमारे जीवन में सर्वांगीण विकास में लाभकारी है। योग तन, मन, आत्मा को सुचिता के रूप में, अनुशासित जीवन के रूप में किस प्रकार लाभकारी है। योग और आहार और दिनचर्या, इनको सम्मिलित कर हम पूरे जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको कोरोना महामारी के संबंध में चर्चा करेंगे। कोरोना महामारी एक वायरस है जो हमारे 3 मुख्य इंद्रियों से हमारे तन पर आक्रमण करता है। आंख, नाक और मुंह, इन 3 इंद्रियों के माध्यम से कोरोना हमारे तन पर विकार उत्पन्न करता है। इसलिए हम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। हमारे हाथों को जब भी कहीं दूसरी जगह टच करने के बाद अपने मुंह, नाक और आंख पर टच नहीं करेंगे। इससे पहले हम साबुन से 30 सेकंड लगातार साबुन लगाकर साफ करेंगे अथवा सैनिटाइजर का उपयोग कर हम इसे साफ करेंगे। कोरोना वायरस इन इंद्रियों के माध्यम से हमारे तन में सर्वप्रथम गले में विकार उत्पन्न करता है और गले से फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है। इस प्रकार इससे बचने के लिए हम प्रतिदिन यदि नियमित योगाभ्यास करें, नियमित प्राणायाम करें, आसन करें, तो इसका असर हमारे तन पर नहीं होगा। हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि एक्टिव है
तो वायरस का प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर नहीं होगा। प्राणायाम करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है और हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से वायरस का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए हम नियमित प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से हमारे तन की प्रतिरोधक क्षमता जब अधिक होगी तो वायरस को हम नष्ट करने में सक्षम होंगे। तो योग हमारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करता है और यही है जो हमारे वायरस को नष्ट करने में लाभकारी है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हम प्रातः काल योग करेंगे। योग के सामान्य नियम, योग प्रातः और साय दोनों समय कर सकते हैं। प्रातः काल करें तो सूर्योदय से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय सर्वोत्तम है। यदि इस समय आप नहीं कर सकते तो किसी भी समय करें तो वह भी हमारे लिए लाभकारी है। योग प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर करें, भूखे पेट करें और विद्युत के कुचालक आसन पर बैठकर करें। विद्युत के कुचालक आसन पर बैठकर करने से हमारी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी, स्वयं की आत्म केंद्रित ऊर्जा जो योग से एक्टिव होती है, वह हमारे तन में संग्रहित होकर हम पूरे 24 घंटे में 1 घंटे योग करेंगे तो 23 घंटे हम एक्टिव लाइफ, सक्रिय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारी दिनचर्या नियमित होगी, हमारी पूरी बॉडी की लाइफ सेटल होगी। योग ढीले वस्त्र पहनकर आसानी से हम अपने बैठकर हमारी कृपया अपना ऑडियो म्यूट कर दें। आप अपना ऑडियो म्यूट कर लेंगे तो हम आपके प्रश्नों का जवाब, ये बात कहने के बाद में एक समय होगा, उसमें आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि हम योग के जो सामान्य नियम हैं कि विद्युत के कुचालक आसन पर बैठकर करें, प्रातःकाल शौचालय से निवृत्त होकर करें, भूखे पेट करें, प्रातःकाल करें शौचालय से निवृत्त होकर, सायंकाल करें तो भोजन के 5 घंटे बाद कर सकते हैं, ढीले वस्त्र पहनकर करें और कुछ प्राणायाम और आसन का हम आपको अभी थोड़ा सा बताएंगे कि ये करने से आप इस कोरोना महामारी नहीं, किसी भी बीमारी से आप बच सकते हैं। हमारे शरीर के समस्त तंत्रिका तंत्र का आयु 100 वर्ष है। जितनी हमारी आयु उतने ही हमारे तंत्रिका तंत्र की आयु है। बस थोड़ा सा नियमित जीवन व्यतीत करें, नियमित आहार, योग को हमारे इस दिनचर्या में। ऑडियो म्यूट करें प्लीज। सामान्य नियम, प्राणायाम में हम योग के भारत की ऋषि परंपरा है, श्रुति लेखों के अनुसार भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर बैठकर आसन और प्राणायाम का अभ्यास किया था और भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को कैलाश पर्वत पर बैठकर योग की दीक्षा दी और उन सप्त ऋषियों ने पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर घूमकर योग का प्रचार किया। ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में और सरस्वती घाटी सभ्यता में योग के विभिन्न योगाभ्यास करती हुई मूर्तियां और चित्र खुदाई में मिले हैं। तो इस प्रकार योग हमारी प्राचीन परंपरा है। इसे विधिवत लिपिबद्ध
हमारे महर्षि पतंजलि, जिन्होंने इसे 195 सूत्रों में इसे लिपिबद्ध किया और जिसमें योग की परिभाषा, योग में कैसे हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में दिया। संस्कृत के 195 सूत्र हैं। 195 सूत्रों में पहला सूत्र अथ योग अनुशासनम, योग अनुशासन से प्रारंभ होता है। दूसरे सूत्र में लिखा योग की परिभाषा, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग करते लाभ हमें कब प्राप्त होगा, आपका प्रश्न हो सकता है। तो तीव्र संवेगा नाम आसन, जिनके तीव्र समूह होंगे उन्हें योग की आसन की लाभ प्राप्त करें। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने छोटे छोटे सूत्रों में अपने अनुभवों के आधार पर और श्रुति लेखों के अनुसार उसे लिपिबद्ध किया और योग दर्शन के रूप में हमारे बीच में ये प्रस्तुत है। तो योग के इसके बाद प्राचीन काल में हर घर में योग होता था। प्रत्येक घर में योग की अभ्यास होते थे, योग की प्राणायाम आसनों का अभ्यास होता था। मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किए। उस समय हमारी संस्कृति को नष्ट किया और उस संस्कृति को नष्ट करने की विधा में हमारी योग की परंपरा भी लुप्तप्राय सी हुई और योग के बारे में एक भ्रांति फैली कि योग केवल ऋषियों का, ब्रह्मचारियों का करने का है, गुफाओं में कर्म, कंदराओं में करने की विधि है, ये गृहस्थ के लिए नहीं है। वर्तमान में आधुनिक काल में हमारे परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, परम पूज्य श्री रामदेव जी महाराज, परम पूज्य अयंगर जी, इन्होंने इस योग की परंपरा को आगे बढ़ाया और न केवल भारत में, पूरे विश्व में घूम घूम कर इस योग को प्रचार किया और आम लोगों को इसकी जानकारी दी कि योग प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष, महिला, बच्चे सभी कर सकते हैं। और इस प्रचार के बाद में पूरे विश्व में इसको स्वीकार कराने में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में रखा और विश्व योग दिवस के रूप में हुआ। तो ये योग की हमारी परंपरा और परिचय के रूप में हुआ। कोरोना महामारी में योग हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, होल बॉडी को एक्टिव करने में लाभकारी है। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स पर विभिन्न इंस्टीट्यूट में इनकी अनुसंधान हुआ है। बीकानेर के एसपी मेडिकल कॉलेज में भी इस पर अनुसंधान हुआ है, जिसमें योग से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इतना काम हुआ कि विश्व के मेडिकल जर्नल में यह अनुसंधान छपा है। आप इसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो इसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में लाभकारी है, यह आप स्वयं महसूस करेंगे। मैं आपको जो हमारी महर्षि पतंजलि ने दिया उसको आगे महर्षि घरण्य ने, महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि चरक ने, गुरु गोरखनाथ जी ने और विभिन्न ऋषियों ने इस पर अपने अपने अनुभवों को जोड़ा और आज इतने आसन, इतने प्राणायाम का हमारे ऋषियों ने दिया कि यदि हम नित्य प्रति दिन भर करें तो भी हमारे लिए समय कम है। तो इसे मैं आज आपको थोड़ा सा, जो आप 1 घंटे में कर सकते हैं, नित्य प्रति जीवन में, चूंकि आप भौतिक जीवन में रहते हैं, अपनी दिनचर्या को भी करना होता है, केवल 1 घंटा आप प्रतिदिन योग कर लें तो यह है आपके तन, मन और आत्मा को एक्टिव करेगा और आप महसूस करेंगे कि योग मल्टी फैकल्टी ट्रीटमेंट है, बहुआयामी चिकित्सा पद्धति है। ये जुड़ते हैं। अब तक हमने चर्चा की योग का परिचय कि हमारी ये ऋषि परंपरा है। महादेव भगवान शंकर के समय से ये हमारा लगातार योगाभ्यास रहा। मध्यकाल में कुछ समय हमारे
विदेशी आक्रांताओं ने इस संस्कृति को नष्ट किया, उसके कारण थोड़ा सा प्रचार भ्रांति फैली कि ये केवल ऋषियों ब्रह्मचारियों का करने का है, गुफाओं कंदराओं में साधु सन्यासियों करने का है। वर्तमान में हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, श्री श्री रविशंकर जी, महर्षि अयंगर जी और विभिन्न क्षेत्रों में योग के प्रचार में लगे ऋषि गुरुओं ने इसका पूरे भारत में और पूरे विश्व में प्रचार किया और उसे पैटर्नाइज किया हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने और संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से विश्व योग दिवस के रूप में हमारे सामने स्वीकार किया और पूरे विश्व ने हमारी ऋषि परंपरा को आत्मसात किया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। कोरोना महामारी में कोरोना का अटैक हमारे मुंह, नाक और आंख के माध्यम से हमारे तन पर होता है, इसीलिए हम थोड़ी आपस में दूरी बनाए रखें, मुंह और नाक पर मास्क लगा के रखें, आंख पर चश्मा रखें और जब भी कहीं दूसरी जगह हम फिजिकल टच होता है तो अपने हाथों के माध्यम से यह वायरस हमारे शरीर में आ सकता है। तो हाथों को साफ रखें सैनिटाइजर के माध्यम से, साबुन के माध्यम से। ये हमने अभी अब तक चर्चा की। प्राणायाम करने से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स पर अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग इंस्टीट्यूट में इस पर अनुसंधान हुआ और मेडिकल साइंस के रिसर्च के बाद में ये यूनिवर्सल स्थापित हो गया कि योग करने से हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होता है। योग में हमें क्या करना है इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। योग के महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं, इसीलिए अष्टांग योग भी कहा जाता है इसे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम दैनिक जीवन में न जाने कितनी बार ध्यान से पढ़िए, ध्यान से वाहन चलाएं, ध्यान से काम करें, ये हमारे माता पिता और हम आपस में चर्चा करते हैं। लेकिन ये ध्यान प्राप्त कैसे होगा, हमारा ध्यान कैसे एकाग्रचित होगा, हम कैसे ध्यान की प्राप्ति करेंगे, वह विधि योग है। यम हमारे प्रतिरोध की है कि हमें क्या नहीं करना है। नियम हमें किनका पालन करना है, जब हमें क्या नहीं करना है और क्या पालन करना है, इनका अनुसरण करते हुए आसन और प्राणायाम करेंगे तो अगले 4 रिजल्ट प्राप्त होते हैं। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, जिसके बारे में हम जीवन में दिन में न जाने कितनी बार चर्चा कर रहे हैं। ध्यान की प्राप्ति होगी और ध्यान के माध्यम से लगातार ध्यान के अभ्यास से समाधि की प्राप्ति होगी। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय। ये यम के 5 भाग हैं। अहिंसा, हम मन, कर्म, वचन से कोई हिंसा न करें, न हिंसा करें, न करने में सहयोग दें। ये महर्षि पतंजलि ने अहिंसा की बात की। सत्य, मन, कर्म, वचन से सत्य बोले, सत्य का अनुसरण करें, सत्य के सहयोगी बने। ब्रह्मचर्य का हम जीवन में पालन करें। अस्तेय संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है चोरी करना। हम किसी के विचारों का, वस्तुओं का चोरी न करें, लेने का प्रयास न करें। अपरिग्रह, परिग्रह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है संग्रह करना। अपरिग्रह अनावश्यक वस्तुओं का, विचारों का संग्रह न करें। तो इस प्रकार यम का पालन करते हुए नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिता। शौच से अर्थात शुचिता से है, तन की शुचिता शौच आदि से करें,
मन और आत्मा की शुचिता, अच्छे साहित्य का अध्ययन कर, परमपिता परमेश्वर ईश्वर का स्मरण कर हम अपने मन की शुचिता करें, तन की शुचिता करें और आत्मा की शुचिता करें। स्वाध्याय, अपने स्वयं का इंट्रोस्पेक्शन करें, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें कि मेरा जन्म इस सृष्टि में क्यों हुआ है, मेरे जीवन के क्या उद्देश्य हैं, मेरा अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं और मैं ऐसा कोई कृत्य न करूं जिससे किसी दूसरे को परेशानी न हो, किसी दूसरे को मेरे कारण असुविधा न हो। इस प्रकार अपने स्वयं का अध्ययन करें और अच्छे साहित्य का, वेदों का, उपनिषदों का, योग दर्शन का अध्ययन करें। इस प्रकार हम नियम का पालन करें। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो परिणाम मिले उसे ईश्वर का प्रसाद, परमपिता परमेश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करें, संतोष करें। इस प्रकार यम नियमों का पालन कर हम आसन और प्राणायाम करेंगे। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि जो इसके रिजल्ट है उनकी प्राप्ति होगी। तो मैं निवेदन करूंगा, प्राणायाम का अभ्यास हमें अपने नित्य प्रति जीवन में कौन कौन से करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहे, हम स्वस्थ रहें, तन मन आत्मा से स्वस्थ रहें। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। मंत्र के उच्चारण से हमारा ध्यान एकाग्रचित होगा, हम ईश्वर के प्रति आसक्त होंगे। तो विश्व योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने एक मंत्र का उच्चारण का प्रोटोकॉल दिया। उसका उच्चारण मैं आपसे करके बोल रहा हूं संस्कृत में। ओम संगत्वं संवत्वं संभो मनांसि जानतम देवाभागं यथा पूर्वा संजाना उपासते। ये संस्कृत में 4 लाइन का है, जिसका अर्थ है हम प्रेम से रहें, हम आपस में मिलजुल कर रहें और पूर्वजों के भांति हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और जीवन में सुखी और प्रसन्न रहें। आप कोई भी मंत्र अपने योग से प्रारंभ से पहले हम कर सकते हैं। चूंकि मैंने आज इस मंत्र का उच्चारण इसलिए किया कि भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने योग के प्रोटोकॉल में इस मंत्र का उच्चारण किया। हमारे जोड़ों की आयु और हमारे तन के समस्त तंत्रिका तंत्र की आयु उतनी है जितनी हमारी आयु है। तो इसे एक्टिव करने के लिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। जिस प्रकार हाथ की उंगलियां हैं, कलाई है, कोहनी है, कंधा है, कान है, नाक है, आंख है, पैरों की उंगलियां हैं, टखना है, घुटना है, हिप जॉइंट है, इन सब का थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लें। सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है? जैसे एक एक उंगली अपनी हिला लें, कलाई, कोहनी, पूरा हाथ सीधा कर लें, साइड में कर लें। कंधे के लिए कोहनी को मिलाते हुए गोल घुमा लें। यह आपको समय के अनुसार 3 बार से लेकर 5 बार, 10 बार तक आप घुमा सकते हैं। फिर आज वर्तमान में एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, जो हमारी दिनचर्या के कारण, हमारे वाहन चलाने के कारण, कंप्यूटर देखने के कारण, कंप्यूटर में हम काम करते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसके कारण एक सर्वाइकल की, उसके लिए है मुठा अंदर, मुठ्ठा बंद, कलाई से गोल घुमाए, कौन इसी भी करते हुए एक तरफ घुमाए, उसका उल्टा। उसके बाद गर्दन का अभ्यास। गर्दन हमारा पूरी बॉडी के वाइटल पार्ट, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, हमारे तन के समस्त तंत्रिका तंत्र इस गर्दन के माध्यम से पूरे तन पर नियंत्रण करते हैं। इसलिए गर्दन का अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे करना है, ताकि हमारा कोई भी तंत्रिका तंत्र डैमेज नहीं हो।
सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यह गर्दन का अभ्यास जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उन्हें आगे नहीं करना। प्रत्येक योग की क्रिया सूक्ष्म व्यायाम के बाद में जो हमारे नियम है उनका भी पालन करना है, क्योंकि यदि आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और आपने इस प्रकार किया तो वह बढ़ सकती है। इसी प्रकार यदि आपके हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप पीछे जाने का अभ्यास नहीं करें। गर्दन का अभ्यास आगे और पीछे, दाएं और बाएं, कान कंधे लगाएंगे, गर्दन को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर वर्तमान में कान की बहुत ज्यादा बीमार हुए हैं, इसके लिए योग में कर्ण पीड़ांतक क्रिया बताई गई है। कर्ण पीड़ांतक यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं, कान के विकार क्यों हो रहे हैं, हम दिन भर कान में ये लगाकर सुनते हैं, साउंड पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन के कारण कान में विकार उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हम कर्ण पीड़ांतक क्रिया का अभ्यास नियमित करें 3 बार से 5 बार तक, तो कान की बीमारी कभी आपके नहीं होगी। जब तक आप जीवन रहेंगे कान आपके बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कर्ण पीड़ांतक की क्रिया कैसे है? मुंह और नाक बंद करके लंबा गहरा सांस लें। लंबा गहरा सांस लिया, मुंह और नाक बंद कर सांस बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कान के पर्दों में ऐसे लगेगा जैसे सांस बाहर निकल रहा है, निकलता नहीं है, बस कान के पर्दों में हलचल होगी, छोड़ देंगे। इसका यदि आपको अभ्यास करना है तो कुशल योग प्रशिक्षक के सानिध्य में आप इसका अभ्यास करें और आप देखें कि इसके अद्भुत लाभकारी परिणाम मिलेंगे कि आपका कान बिल्कुल स्वस्थ है। आंख के लिए आंख से दूर का बिंदु देखें, फिर पास, गर्दन स्थिर, केवल आंख की पुतलियों को आगे पीछे करेंगे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे। या 3 से 5 बार आप अभ्यास प्रतिदिन करें तो आंख भी आपकी स्वस्थ रहेगी। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि आपके चश्मा क्यों लग गया। मैं निवेदन करूंगी, यह जब मुझे योग के बारे में प्रेरणा मिली उससे पहले ये चश्मा लग गया था, और जो शरीर के विकार उत्पन्न हुए वो योग के जो मैंने अपनी दिनचर्या में संदेह किया उससे पहले हो गए, और अब तो इसका नंबर कम हुआ है। तो आप यदि प्रारंभ से इसका अभ्यास चालू कर देंगे तो यह विकार उत्पन्न ही नहीं। तो ये हाथ की उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, कान, नाक, आंख। नाक का हम प्राणायाम करते हैं उस समय हमारा अभ्यास हो जाता है। प्राणायाम का 2-3 प्राणायाम आपको बता रहा हूं जो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाने में लाभकारी है और बहुत आसान है। मैंने निवेदन किया था विद्युत के कुचालक आसन पर बैठकर करें, लेकिन हो सकता है आपसे जमीन पर न बैठा रहे, कोई बात नहीं है, आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते, लेकिन कुर्सी ऐसी हो जैसे इस प्रकार है जिसका पीछे जो है कमर एकदम सीधी रहे, कमर बिल्कुल सीधी रहे। कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, और कुर्सी पर भी नहीं बैठा जा रहा है, जमीन पर भी नहीं बैठा जा रहा है, बहुत बीमार है वह भी प्राणायाम कर सकता है नीचे जमीन पर लेट कर। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति भी लेट कर करे। नहीं करने से लेट कर करना अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है जमीन पर बैठकर करें, और जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ। चूंकि आज हम आपके साथ में लाइव हैं इसलिए कुर्सी पर बैठकर करें। हम नियमित अभ्यास करते हैं जमीन पर बैठकर। तो पहला प्राणायाम हम भस्त्रिका, प्राणायाम का नाम, करने की विधि, करने का समय और उससे होने वाले लाभ। यदि आपको लाभ की जानकारी नहीं होगी तो आप इसे करने के बारे में आपकी
इंक्लिनेशन नहीं, आपके मन में नहीं आएगी क्यों करें, तो लाभ की जानकारी भी होना आवश्यक। और करते समय मन में हमारे भाव कैसे, हम किन भावों के साथ में करें जिससे हमें पूर्ण 100% लाभ है। तो कर प्राणायाम का नाम भस्त्रिका प्राणायाम करने का समय 5 मिनट लगातार न कर सके तो यथाशक्ति करें, धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि, दोनों नासिका से लंबा गहरा सांस लें, सांस जब अंदर लें सीना फुलाएं, सांस बाहर छोड़ें, सामान्य स्थिति न सांस अंदर रोकना, सांस बाहर छोड़ें। बैठते समय हमारी ये कुछ मुद्राएं हैं, ये हमारा एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ध्यान एकाग्रचित करने में लाभकारी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा संबंधी विकार दूर करने में लाभकारी। हमारे ऋषि मुनि इसी मुद्रा में बैठते हैं, तो इसी मुद्रा में बैठे। बाकी अलग अलग रोगों के लिए पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, वायु मुद्रा, ये अलग अलग मुद्राएं हैं, एक पूरा बड़ा चैप्टर है। लेकिन आप बिल्कुल स्वस्थ हैं ये मानकर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ध्यान एकाग्रचित करने में लाभकारी यह मुद्रा, कमर सीधी, लंबा गहरा सांस लें, जब सांस अंदर लें सीना फुलाएं, सांस बाहर छोड़ें, सामान्य स्थिति। करते समय मन में विचार कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियां, प्राणवायु रूपी अमृत मेरे तन में मन में प्रवेश कर रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रही हूँ। इस प्रकार यदि मन में भाव रखेंगे तो इसका 100% लाभ है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र सक्रिय होता है। सर्दी, जुकाम, नजला, माइग्रेन, साइनस, एलर्जी, डिप्रेशन, टेंशन आदि का तो यह अद्भुत लाभकारी है। इससे हमारा फेफड़े, लंग्स हमारे एक्टिव होते हैं, स्वस्थ होते हैं। दूसरा प्राणायाम हम कपालभाति प्राणायाम का नाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने का समय 15 मिनट है। 15 मिनट लगातार न कर सके 5-5 मिनट के स्पेल में 3 बार करें। 5 मिनट भी लगातार न कर सके तो यथाशक्ति करें। करना कैसे, भस्त्रिका में हमने शक्तिपूर्वक सांस लिया, शक्तिपूर्वक सांस बाहर छोड़ा। कपालभाति में शक्तिपूर्वक सांस बाहर छोड़ना है, सांस आएगा अपने आप। जब सांस बाहर छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है, जैसे छींक आती है तो आंखें बंद होती है, वैसे ही सांस बाहर छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है। सामान्य भाषा में नाक साफ करनी पड़ेगी। यह 1 सेकंड में एक बार सांस बाहर छोड़ें, सांस आएगा अपने आप। इस प्रकार कपालभाति का अभ्यास नियमित करें। कपालभाति प्राणायाम करने से गैस, एसिडिटी, कब्ज, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला संबंधी विकार दूर होते हैं। पेट, कमर, पूरा वेट बैलेंस होते हैं। बैलेंस में इसलिए बोल रहा हूँ, जो अंडर वेट है उनका वेट बढ़ता है, ओवर वेट है उनका वेट कम होता है। कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होता है। कोलेस्ट्रॉल का वह भाग जो हमारे तन के लिए लाभकारी है, HDL, हाई डेंसिटी लिपिड, उसका लेवल बढ़ता है। LDL, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम होता है। कपालभाति प्राणायाम यह अद्भुत लाभकारी है। इसे यदि कमालभाति का कहें तो भी अतिशोक्ति नहीं होगी, इसे कमाल का लाभ मिलता है कि जिनके वेट बढ़ा हुआ है उनका वेट कम हो रहा है और जिनका वेट कम है उनका वेट बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल, HDL जो हमारे हार्ट के लिए, हमारी बॉडी के लिए लाभकारी है, उसका लेवल बढ़ रहा है। LDL, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम हो रहा है। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स पर बीकानेर मेडिकल कॉलेज में भी इस पर रिसर्च हुई और इस रिसर्च के ही परिणाम है। अस्थमा, दमा दम के साथ निकलता है ऐसी कहा जाता है, लेकिन प्राणायाम करने से दमा का भी उपचार होता है। दम जो अस्थमा है उसकी दवाई धीरे धीरे कम हो जाएगी, इनहेलर कम हो जाएगा और बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सके। ये मैं मेडिकल साइंस के अनुसंधान के आधार पर आपसे
निवेदन कर रहा हूं। हमारी ऋषि परंपरा ने से प्रारंभ से कहा है, और यह जानकर आपको खुशी होगी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस की रेस्पिरेटरी मेडिसिन में प्राणायाम का एक चैप्टर पूरा इस रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बुक्स में ये ऐड हुआ है। हमारी ऋषि परंपरा को मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इस चैप्टर को पूरे को जोड़ा है। आप किसी भी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के पढ़ने वाले विद्यार्थी से आप पूछेंगे तो यह पिछले कुछ वर्षों में यह एक नया एडिशन हुआ है। WHO ने इसे स्वीकार कर मेडिकल की पढ़ाई में इसे जोड़ा गया। कपालभाति प्राणायाम हमारे मधुमेह, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और विभिन्न बीमारियों में लाभकारी है। पेट, कमर, कूल्हा, वेट बैलेंस होते हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज में लाभकारी है। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम, इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इससे हमारा तन की 72,72,10,210 नसनाड़ियां एक्टिवेट होती है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने में हम 2 उंगलियां और 1 अंगूठा काम करेंगे। बाएं नासिका हमारी चंद्र नाड़ी, दाएं नासिका हमारी सूर्य नाड़ी। तो ये इस प्रकार दो से 3 सेकंड में सांस लेंगे, 2 से 3 सेकंड में सांस बाहर छोड़ना, 5 सेकंड में एक बार सांस लेना और छोड़ना। ये पूरी क्रिया हुई। सांस लेने को योग में पूरक कहते हैं और सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं। पूरक और रेचक की क्रिया 5 सेकंड में, 1 मिनट में 12, 5 सेकंड में 60, करने का समय 15 मिनट। इस प्रकार ये हम प्राणायाम अभ्यास किया। उसके बाद में एक उद्गीत, भ्रामरी उद्गीत और ध्यान, इसका अभ्यास करते हैं। आपने देखा होगा हमारे धर्म में, सभी धर्म में ओम का उच्चारण हर एक मंत्र के सामने किया है। चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे जैन धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का या अन्य धर्म का। ओम नमः शिवाय, ओम नमो हरियंताणाम, ओम संगस्वम, जैसे मैंने मंत्र का उच्चारण किया। तो ये ओम का उच्चारण हमारे हरेक धर्म के साथ, मंत्र के साथ में जोड़ा गया। उसका मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स पर जब जांच की तो ये ओम हमारे अद्भुत लाभकारी है। ये हमारे कपाल के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा को दूर करने में लाभकारी है। हमारी मेमोरी बढ़ाने में लाभकारी है। तो हमारे ऋषियों ने इसे मंत्र से, आध्यात्मिक मंत्रों से जोड़ दिया ताकि इसका लोग नियमित अपना अभ्यास करें और लाभ प्राप्त करें। तो यही है कि कपाल में हमारे, आपने देखा होगा जब डिप्रेशन, मानसिक रोग होता है तो ईसीटी, आपने नाम सुना होगा ईसीटी, एक करंट का झटका लगाते हैं हल्के। वह करंट का झटका मानसिक रोगों में लाभकारी है। वह बाहर से दिया हुआ झटका है, वह आपको लाभ भी हो सकता है और कई बार कुछ प्रकरणों में, कुछ केसेस में इसमें हानि भी हो सकती है। लेकिन यदि आप ओम का उच्चारण करेंगे, ये हमारी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी से जनरेट किया हुआ उच्चारण है, इसलिए 100% इसका लाभ ही है, नुकसान नहीं। तो भ्रामरी प्राणायाम में हम आंखें 3 उंगलियों से बंद करेंगे और बंद करके लंबा गहरा सांस भरते हुए ओम का नाद करते हैं, जैसे भंवरा गुंजन करते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम 3 से 5 बार नित्य प्रति करें। यदि आपको इंस्टेंट अनिद्रा संबंधी विकार दूर करना है, नींद नहीं आ रही है, आप भ्रामरी और उद्गीत का
प्राणायाम का अभ्यास करें, आप 5 से 10 बार अभ्यास करेंगे, आप बिल्कुल गहरी नींद आने लगेगी। यह प्राणायाम हमारे मधुमेह और रक्तचाप, मानसिक बीमारियां भी, जब भी तनाव होता है, मधुमेह और रक्तचाप संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उन विकारों को दूर करने में भी ब्राह्मी उद्गीत लाभकारी है। नियमित इसके अभ्यास में 3 से 5 बार करें। ब्राह्मी और उद्गीत में ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के उच्चारण में हम 2/3 ओ 1/3 में, कुछ पुस्तकों में, कुछ ऋषियों ने इसे 3/4 ओ और 1/4 में कहे, दोनों ही ठीक है। इसमें जितना आपका यथाशक्ति आप कर सकते हैं उतना करें। जैसे आंखें को मुंदा से बंद कर ओम का उच्चारण करें। तो आप देखेंगे कि ये हमारे लिए लाभकारी है, हमारे इम्यून सिस्टम में बढ़ाने में लाभकारी। और उसके बाद में हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, परमपिता परमेश्वर ईश्वर का ध्यान करें। ध्यान हमारे आंखों को कोमलता से बंद कर नासिकाग्र पर, छियाग्र पर, आज्ञा चक्र पर, दोनों बाहों के बीच में कहीं भी आप अपना ध्यान एकाग्र करेंगे। धीरे धीरे इसके लिए महर्षि पतंजलि का अभ्यास वैराग्य नहीं होते। थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा, तो आपको अपने लक्ष्य ध्यान प्राप्ति की हो जाएगी। और लगातार ध्यान के अभ्यास से जो हमारा अष्टांग योग का 8वां भाग है, समाधि की प्राप्ति, इस प्रकार के जितने प्राणायाम इसके बाद आपका पूरा हो जाए। तो ये प्राणायाम का हमारा अभ्यास हुआ। आसनों का अभ्यास जब हम आमने सामने बैठेंगे उस समय आप करेंगे। अब कुछ समय अपने प्रश्नोत्तरी के लिए मेरे सहयोगी बीकानेर के प्रसिद्ध योग शिक्षक, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिकृत योग प्रशिक्षक और बीकानेर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे आग्रह करूंगा वो भी अपनी बात कहें। उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी करें। मैं आपसे माननीय जोशी जी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोरोना के इस महामारी में प्राणायाम पर जैसे आपने इतना जोर दिया, क्या भोजन, निद्रा और जल, इनसे भी हम कोरोना पर अगर कंट्रोल पा सकते हैं, तो कृपया भोजन, जल और निद्रा में भी प्रकाश डालने की थोड़ा संक्षिप्त में कृपा करें। आप जल के बारे में, जल की एक पूरी एक विधि है कि हम जल किस प्रकार से लें। प्रातःकाल जल अमृत, दोपहर की छाछ अमृत और रात्रि का गर्म दूध अमृत। ये हमारे योग के बारे में और आयुर्वेदाचार्य के। प्रातःकाल जल सेवन करें। जल फ्रिज का ठंडा नहीं लें। अभी बहुत भीषण गर्मी है, तो इसमें अधिक से अधिक आप मटकी का, मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। यदि आप पी सकते हैं तो साधारण जल, सामान्य जल पिए, तो यह कोरोना महामारी में बहुत लाभकारी है। दूसरा, आप कम से कम 6 घंटे नींद लें, इससे आपके लाभ में रहेगी। नींद गहरी कैसे आए, तो आप प्राणायाम करने से आपके मानसिक तनाव, डिप्रेशन और अन्य तरह संबंधी विकार दूर हो जाएंगे और आप 6 घंटे की गहरी नींद पर्याप्त है। अधिकतम 8 घंटे और कम से कम 6 घंटे की नींद। भोजन के बारे में, भोजन ताजा बना हुआ भोजन करें, पैक्ड भोजन न लें। हमारा जो घर में बनता है सामान्य भोजन,
गर्म भोजन, ताजा भोजन करें, बासी भोजन का सेवन न करें। ये कोरोना नहीं, अपने जीवन की दिनचर्या में भी आप भोजन ताजा बना हुआ, शुद्ध, कम मिर्च मसाले का ये आप आहार में लें तो आपके कोई विकार नहीं होगा। भोजन का समय प्रातः 9 से 11 बजे। जैसे सूर्योदय होता है तो हमारे तंत्रिका तंत्र सूर्योदय के साथ साथ सक्रिय होती है और सूर्यास्त के जब सूर्यास्त की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे हमारी शरीर का तंत्रिका तंत्र भी धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगता है। इसलिए आप प्रातःकाल का भोजन 9 से 11 बजे के बीच में करें, सायंकाल का भोजन सूर्यास्त से 2 घंटे पहले करें। तो 7 बजे तक आप भोजन कर लें और भोजन के बाद में 2 घंटे आपको जल सेवन के लिए और भोजन के पाचन के लिए मिलेंगे। भोजन के 1 घंटे तक जल सेवन न करें। भोजन इतना करें जैसे आपको भूख लग रही है उसका आधा भोजन करें, 1/4 पानी के लिए रखें और 1/4 वायु के लिए रखें। जिस प्रकार हमारी मिक्सी में यदि एक साथ हम डाल देते हैं तो मिक्सी जाम हो जाती है, उसी प्रकार हमारा पेट में जितना भूख है पूरा इसकी अन्न से भर दिया तो वह जाम हो जाएगा, पाचन क्रिया धीमी हो जाएगी और पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज संबंधी विकार। इसलिए जितना भूख हो उससे आधा भोजन करें, 1/4 पानी के लिए और 1/4 उसको मिक्सिंग के लिए, वायु के लिए। भोजन के आधे घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक पानी का सेवन न करें। उसके बाद धीरे धीरे पानी पिए। पानी घटाघट बहुत ज्यादा एक साथ नहीं पिए, धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिए। भोजन 1 गिलास को 32 बार चबा कर लें। भोजन को ऐसे करें जैसे हम पी रहे हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी है। पानी के लिए प्रातःकाल, दोपहर और रात्रि को कम पानी पिए ताकि आपको लघुशंका के लिए बार बार उठना पड़े। प्रयास ये करें कि रात को सोने से पहले केवल आधा गिलास पानी पिए। लघुशंका के लिए उठना होगा तो गहरी नींद है। और कोई प्रश्न? मैं आपसे योग गुरु जी जोशी जी से निवेदन करता हूँ कि ठीक है, अभी हम योग करके नहीं बता सकते, परंतु कोरोना में जो आसन जो अति महत्वपूर्ण है, ऐसे आसन के आप कृपया करके नाम ही बता दें। एक पैकेज सा बन जाएगा जिसमें करीब 12 आसन के नाम बता दें आप, तो आपकी अत्यंत मेहरबानी होगी दर्शकों के लिए। जो हमारे मुख्य रूप से कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करके और यथाशक्ति वायरस जितनी उसकी तीव्रता होगी वह उतना डैमेज करता है। ये हमने मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बिल्कुल अच्छी तरह से रिसर्च में पता कर लिया। तो हम आसनों का उनका अभ्यास करेंगे जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करने में लाभकारी आसन कौन कौन से हैं? जैसे हमारा भुजंगासन है, उष्टासन है, अर्धचंद्रासन है, जिनसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिव होता है। अर्ध चक्रासन है, पीछे जाने का है, ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, कोणासन है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करने का। इन आसनों का अभ्यास 3 बार से 5 बार तक यथाशक्ति धीरे धीरे बढ़ाकर आप कर सकते हैं। ये न केवल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करता है, ये आपकी बॉडी को भी फिट करता है। ये आपके पेट, कमर, पूरा पेट को भी बैलेंस करता है। ये आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन दर्द को भी लाभकारी है। और कोई प्रश्न?
कर्ण पीड़ांतक क्रिया है, इसका नाम है, करने की विधि है, लंबा गहरा सांस भरें, मुंह और नाक को बंद कर लेंगे और फिर सांस बाहर निकालने की कोशिश करें। कानों के पर्दों में हलचल होगी उससे। Any question about योग? मुझे लगता है प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नहीं रहा, इनकी पाबंदी थी और इतने देख नहीं पाएंगे। प्राणायाम का करके अभ्यास दिखाए। चलो, जो आसन पूछना चाहेंगे जिसके बारे में कोई प्रश्न होगा ना वो करा देंगे। पूरा कराने में तो अभी 1.5 घंटा लग जाएगा। जो कोई पूछेगा ना वो करा देंगे। कीर्ति जी स्वयं बहुत अच्छी योग साधक हैं। हाँ नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जो कैमरा लगा दो ऋषि जी, तो कीर्ति जी कहे भाई कोरोना के लिए जो आसन विशेष है। प्राणायाम सबसे बढ़िया है, जो हमारे कपाल के समस्त तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती है और डिप्रेशन और टेंशन के लिए जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करने में प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। इसलिए प्राणायाम को अपने दिनचर्या में इंसर्ट करें ताकि आपके डिप्रेशन और टेंशन संबंधी विकार दूर हो। कपालभाति करके बताने का एक प्रश्न था, देखने कृपया। कपालभाति करने की प्रक्रिया, सांस को बाहर छोड़ते हैं जोर से और जब सांस बाहर छोड़ते हैं पेट अंदर जाता है। बहुत आसान सा क्रिया है और इसमें लाभ अद्भुत लाभकारी है। इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए सर? 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 मिनट में 60, 5 मिनट में 300 एवरेज आपकी फ्रीक्वेंसी है। इससे थोड़ी कम और ज्यादा हो सकती है। वैसे जिनके बीपी कम है उनको थोड़ा तेजी से करना चाहिए, जिनका बीपी हाई रहता है उनको थोड़ा धीरे करना चाहिए। एवरेज आपकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में है। और इसको रेगुलेट करने के लिए एक बार सांस बाहर छोड़ा, मन में अपने जो भी इष्ट है, राम का ही, ओम का, उसका मन में उच्चारण करें, धीरे धीरे रेगुलेट हो जाए। और बताएं। कृपया ये बताएं कि डिप्रेशन के लिए सभी प्राणायाम करने आवश्यक है, उससे अधिक लाभ होगा या कुछ विशेष प्राणायाम किए जाए? ऐसा है कि ये प्राणायाम का पैकेज मैंने अभी जो बोला था वो पूरे करें तो पूरा लाभ मिलेगा। भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीत है और ध्यान है, ये विशेष लाभकारी है। बाकी कपालभाति जो हमारा पेट की और तन की सफाई में लाभकारी है, तो जब सफाई होगी तो उससे मानसिक भी लाभ मिलेगा। इसलिए पूरा पैकेज ही करना चाहिए। यदि पूरे पैकेज का समय नहीं है तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान करें, ये भी लाभकारी। युवाओं में और बच्चों में आंखों पर चश्मा बहुत जल्दी चढ़ने लग गया है और आंखों की समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। कृपया ये बताएं कि उसके लिए आसन कौन सा उपयुक्त रहेगा?
नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभकारी शीर्षासन है, लेकिन शीर्षासन आम लोग कर नहीं पाते हैं। काफी अभ्यास के बाद में ये सब आसन करने का होता है। तो उसके विकल्प के रूप में सर्वांगासन है। सर्वांगासन है लेट करके और कंधे तक के पूरे शरीर को ऊपर उठाना होता है, दोनों तरफ सांस सामान्य रहता है। ये नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभकारी है। दूसरा एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ये 2 उंगलियों विक्ट्री का है, इसके बीच में ये जो पॉइंट है ये हमारे नेत्र ज्योति बढ़ाने में एक्यूप्रेशर का पॉइंट, दोनों हाथों और पैरों के भी इन 2 के बीच में जो पॉइंट है वो लाभकारी है। इसके साथ साथ आहार में हरी सब्जियां लें, उससे लाभकारी है। वर्तमान में आंखें खराब होने का एक मुख्य कारण हमारे आहार में पैक्ड लंच, डिनर, पिज्जा, बर्गर और मोबाइल खूब देखना, लैपटॉप खूब चलाना, टीवी देखना, ये सब आंखों के लिए हानिकारक है। नियमित दिनचर्या रखें और आहार में हरी सब्जियां लें और प्राणायाम करें। आसन, सर्वांगासन का अभ्यास यथाशक्ति करें, इससे आंखों में लाभ करें। और कोई प्रश्न? अंत में मैं बीकानेर गुरुकुलम इंस्टीट्यूट ने अपने इंस्टीट्यूट की एक्टिविटी के अलावा ये सामाजिक सरोकार का कार्य किया। विश्व योग दिवस पर प्रासंगिक योग का टॉक शो रखा। इसके लिए मैं योग परिवार की ओर से इन्हें साधुवाद और इस इंस्टीट्यूट के उत्तरोत्तर प्रगति की कामनाएं, शुभकामनाएं देना चाहूंगा।